नमस्कार दोस्तों जो रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो मेरा एग्ज़ाम था मार्च में मेरा एग्ज़ाम था। तो अब उसके आंसर की आई है, जो प्री एग्ज़ाम था उसके आंसर की आई है। तो अपन पता करेंगे, मतलब मैंने काफ़ी लोगों के जो पेपर देखे हैं, काफ़ी लोगों के आंसर की देखी है और उनका स्कोर पता किया है। तो उस हिसाब से जो प्री की कट ऑफ है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब अपन एवरेज अंदाज लगा सकते हैं कि उसकी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो मेरा पेपर था वो बिल्कुल मॉडरेट था, न ज़्यादा हार्ड था न ज़्यादा इजी था, मॉडरेट पेपर था। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और 2015 से रेगुलर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी पढ़ाई कर रहा हूँ। और मेरा पेपर हुआ है मॉडरेट पेपर था और मेरा भी पेपर हुआ है मॉडरेट, न ज़्यादा अच्छा हुआ न ज़्यादा खराब हुआ है। दोस्तों इसके ये भी हो सकता है कि मैं जॉब में हूँ तो पढ़ाई कम कर पाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई रेगुलर करता हूँ। और मेरे 2-3 दोस्त हैं जो कि कई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो भी लगभग उनके कितने जो है नंबर आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जो पिछली एनटीपीसी थी, पिछली एनटीपीसी तो नहीं थी, पिछली जो एक तो ग्रुप डी था जो 2018 में एग्ज़ाम हुए थे उसके, और जो एक था लोको पायलट, इनसे अगर अपन कंपेयर करें तो इनकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 70 से 80% के बीच गई थी, फाइनल कट ऑफ ग्रुप डी की ऑल ओवर एवरेज मान के। और जो लोको पायलट की थी, लोको पायलट में तो पेपर 2 थे, अलग अलग पेपर थे, तो उस हिसाब से एक में तो इसमें क्वालिफाई मांगा गया था और एक में जो है मेरिट बनी थी। जो टेक्निकल वाला था वो उस पर तो क्वालिफाई माना गया था और जो दूसरा जो नॉन टेक्निकल था उस पर मेरिट बनी थी। तो अपन उसको कंपेयर इससे नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ क्वालिफाई हुए और कुछ क्वालिफाई नहीं और मेरिट में आ गए, और दोनों जो पेपर पास किए वो की उनकी जो है संख्या है वो जो है सेलेक्ट में गिनी जाती है। तो एनटीपीसी जो है आरआरबी एनटीपीसी, इसको अपन इससे कंपेयर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अलग है। इसमें कंप्लीटली नॉन टेक्निकल स्टाफ आता है, ठीक है। अब इसकी जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन पे आधारित होती है। देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज़ है जो 0 से मतलब औसत से ऊपर पहुंचा देती है कई कैंडिडेट को, और जिनके पेपर अच्छा हुआ है उनको नीचे उतार देती है। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत अहम रोल अदा करता है प्री की कट ऑफ में। नॉर्मलाइजेशन दोस्तों जिससे आप ये अंदाज लगा सकते हो कि अगर आपका पेपर टफ आया तो आपको नंबर मिलने वाले हैं, और जिनका पेपर इजी आया उनका मतलब औसत हो सकता है, थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गुंजाइश नहीं है जिनके इजी पेपर आया। जिनके पेपर मॉडरेट और टफ आया ना, उनके जो है पेपर बढ़ सकते। तो अपनी इस बार की जो अपन कट ऑफ डिसाइड करते हैं, तो दोस्तों कट ऑफ अपन डिसाइड करनी पड़ेगी जनरल, ओबीसी और एससी एसटी की। तो देखिए दोस्तों, जनरल की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। तो इस बार अपने जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो हो सकती है अपने से, प्री की कट ऑफ बता रहा हूँ, 50 से 60 के बीच में, औसत मान लो तो 55 जो है परसेंट इसकी कट ऑफ रह सकती है। ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ दोस्तों, एनटीपीसी प्री की। ओबीसी की लगभग इसी के लगभग होनी चाहिए, 50 से 60 उसको मान सकते हैं, लेकिन ये 1% कम होनी चाहिए, तो अपने 154 या 53% मान सकते हैं। ये ओबीसी की कट ऑफ हो गई, ठीक है। एससी एसटी की थोड़ी सी कम मान सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है और वही सेंट्रल लेवल की जॉब में कंपटीशन बहुत है। तो अपन इसको मान सकते हैं 50 से 60, इसको मतलब एवरेज लगाया। मेरे दोस्तों के जो नंबर आए उसमें कोई एससी कैटेगरी का भी है, कोई ओबीसी का भी है, कोई जनरल का भी है। उन सब ने अपने अपने स्कोर बताए, तो लगभग ऐसे मिला कि मैंने 20 लड़कों के स्कोर देखे हैं, 20 के कितने नंबर आ रहे हैं वो उनका एवरेज निकाला था, ये एवरेज बैठ रहा है। तो एससी की अपन मान सकते हैं 50 से 55 के बीच, यानी कि लगभग ये थोड़ा परसेंटेज में थोड़ा नीचे आ सकता है, 45 से 50% के बीच में एससी एसटी की कट ऑफ रह सकती है। किसकी? प्री एग्जाम की ये कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि दोस्तों अब इसमें ऐसा है, अभी आप इसका आइडिया नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको खुद को अंदर से विश्वास है कि भाई मेरा पेपर टफ आया था, मैं बता रहा हूँ मेरा पेपर मॉडरेट आया था, इसमें इजी प्रश्न भी थे, टफ भी थे,
मेरा पेपर मॉडरेट आया था और मेरे 62 क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। अब देख लो 62 कट ऑफ मतलब प्रश्न सही हो रहा है तो कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये लगभग 65 तक पहुंच सकता है। मुझे विश्वास है कि बढ़ेगा 65 तक। अब आप अंदाज लगा सकते हो और अपने अपने जो नंबर आए ना, जो स्कोर किया है, वो इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। अब दोस्तों ये वैसे वेरी करता है जोन वाइज, रेलवे के 17-18 जोन है तो जोन वाइज वेरी करता है। मैंने आरआरबी अजमेर से फॉर्म भरा है और आरआरबी अजमेर की आपको पता है लगभग टॉप पे ही रहती है मेरिट, सबसे टॉप अजमेर जोन की रहती है। तो आप अपने नंबर जरूर कट ऑफ मतलब जो स्कोर है वो कमेंट में करना और जोन भी बताना कि कौन से जोन से हो आप। मैं अजमेर जोन का हूँ और ये मैंने बताया है और लगभग थोड़ा बहुत फर्क रहता है हर जोन का, ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। तो प्री का ये मामला है। अब दोस्तों आप मेंस की तैयारी कर सकते हो अगर आपके कितने प्रश्न आ रहे हैं 60 के एबो बैठ रहा है, 60 प्लस स्कोर हो रहा है बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। और दोस्तों दूसरी बात ये, अगर प्री आप ये सोचते प्री क्लियर होगा तो ही मेंस की तैयारी करूँगा तो आप गलत हो। देखिए ये एक एनटीपीसी नहीं है जिसमें आप जॉब लेना चाहते हो और कई सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, तो आपको तैयारी तो जारी रखनी है। वही रीजनिंग है, वही मैथमेटिक है, वही जीके है, फर्क क्या है, वही पॉलिटी है, वही करंट अफेयर्स है। तो प्रिपरेशन जारी रखें, इसके भरोसे ना बैठे। ठीक है, आगे आ रही है ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है भाई, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है, प्रिपरेशन जारी रखनी है, जारी रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका मॉडरेट पेपर आया है और आप इतने बैठ रहे हैं तो आप मेंस का इसका पैटर्न का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, क्योंकि इसमें कुछ पोस्टें तो कम कर दी इन्होंने, रेलवे वाले कुछ पोस्टें तो आरआरबी वाले ने कुछ पोस्टें तो खा गए, कम कर दिए क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ी आने वाले टाइम में भारत के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है प्राइवेटाइजेशन। दूसरा है नॉर्मलाइजेशन, ये जिसके पीछे जेसन लगता है ना, ये कई बार खतरनाक साबित होते हैं। तो दोस्तों प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है हर डिपार्टमेंट। तो आप अभी से यानी कि आपके पास हाईएस्ट 2025 तक का समय होगा गवर्नमेंट की भर्ती के लिए। इसके बाद गवर्नमेंट की भर्तियां बिल्कुल न के बराबर हो जाएगी, 0%, 0 से 10% तक गवर्नमेंट की भर्तियां निकलेगी, 90% तक प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। हर चीज़ खत्म कर रही है सरकार। बीएसएनएल खत्म हो गया, आरआरबी रेलवे वाला प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो गया, एनर्जी डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन हो गया। कितने डिपार्टमेंट तो चले गए, जो बड़ी बड़ी महारत्न कंपनियां थी उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो अभी से आप कड़ी से कड़ी मेहनत करें, मतलब हर चीज़ ऐसे पढ़े कि बस इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, ऐसी चीज़ मेहनत करके पढ़े। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अपना मेन उद्देश्य था कि कट ऑफ के बारे में डिसाइड करना कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल कट ऑफ अगर 60 है तो और मॉडरेट पेपर है तो उसके 65 हो सकते हैं, और कई बार पासा उल्टा भी पड़ सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ हाई चली जाए। लेकिन देखो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन क्या है, वास्तविकता स्थिति यह है कि नॉर्मलाइजेशन एक धोखा है। नॉर्मलाइजेशन एक धोखा है दोस्तों। इसमें उसको फायदा होता है जिसने कम तैयारी करी हो, क्या करी हो, कम तैयारी, और बाई लक उसका पेपर टफ आ जाए तो उसकी तैयारी वैसे ही कम है और पेपर टफ आ गया तो उसको तो नॉर्मलाइजेशन का 100% फायदा मिलेगा। वो तो लगभग कगार पे पहुंच जाएगा मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉर्मलाइजेशन एक वो है, हाँ दिल को सांत्वना देता है कि हाँ नॉर्मलाइजेशन है तो सबको बराबर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार ये उल्टा भी पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक ही सीख दी है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, हर एग्ज़ाम अच्छे से करें। धन्यवाद।